है वो गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तब तक देश की आजादी को आजादी नहीं माना जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा, जिस दिन उन्होंने संविधान को सौंपा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, राजनीति में वोट न ले लो, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर कितनी संपत्ति है उसको जानकारी भी नहीं है, और दूसरी तरफ लोग इतने गरीब है उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं है। एक आदमी है जिसको हजारों बीघे जमीन है और एक आदमी वो है जिसको रहने के लिए घर भी नहीं है। एक आदमी वो है जिसके यहाँ सैकड़ों लोगों का खाना रोज बनता है और बर्बाद होता है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिनको खाने के लिए अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। जब तक सामाजिक आधार पे छुआछूत गैर बराबरी, जाति के आधार पे ऊंच नीच नहीं खत्म होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। फिर मुल्क की आजादी के बाद आप सोचिए, 14 अगस्त को गुलाम थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त 47 को बदला क्या? जिनके पास 14 अगस्त को 1 रुपया था, 16 अगस्त को उनकी जेब में 1 ही रुपया था। जिनके पास 2 गज जमीन थी, आजादी के अगली सुबह को भी 2 गज जमीन थी, और जिनकी जेब खाली थी उनकी जेब 16 तारीख को भी खाली थी। जिनपे जमीन नहीं थी, घर नहीं थे, रोजगार नहीं थे, उनपे 16 तारीख को भी कुछ नहीं था। हमारी जिंदगी में अगर असली परिवर्तन हुआ है तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू होने का काम हुआ और हर व्यक्ति को बराबरी का जीवन, बराबरी के अवसर मिलने का काम हुआ। लेकिन समाज साथियों, आप ये महसूस कीजिए, आजादी से पहले तो आपको खुली आजादी में घूमने के लिए अवसर नहीं थे, आपको नौकरी रोजगार करने के लिए अवसर नहीं थे, लेकिन संविधान ने हजारों साल की गुलामी को एक तरफ डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। आज आपका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, वकील जब बन सकता है, उसका उदाहरण में खड़ा हो। प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा जब संघर्ष करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है तो भाई साइन भी आपकी समर्थन से असेंबली में जा सकते हैं, विधानसभा के विधायक बनके आपकी समस्याओं के लिए लड़ सकते हैं। आप मुझे पार्लियामेंट में सुनते होंगे, मैं हमेशा अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करता हूँ। अगर किसी में जुर्म होता है तो जुर्म का जवाब मांगने का काम करता हूँ। आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, रोजगार सेवा, ग्राम सेवक, इनके वेतन वृद्धि के लिए लड़ता हूँ। PRD के जवानों के लिए, होमगार्डों के जवानों के लिए उनके आवाज उठाने का काम करता हूँ, उनकी वेतन वृद्धि के लिए लड़ता हूँ। मैं था जिसने 29 अप्रैल को पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था कि न्यूनतम वेतन 700 रुपया होना चाहिए, जिसके बाद सरकार को न्यूनतम वेतन 783 रुपया करना पड़ा। मैं था जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, मैं था जिन्होंने वोट का मामला हो या कोई और मामला हो, चाहे नेशनल जुनेद का मामला हो, चाहे आजाद का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे मौलाना साहब का मामला हो, चाहे मौलाना सिद्दीकी का मामला हो, जिन पे भी जुल्म हुआ, जिनके घरों में भी बुलडोजर हुआ, बुलडोजर चला, उनको न्याय दिलाने का और उनकी आवाज उठाने का काम जिसने किया, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूँ जो आज आपके बीच में फूल में खड़े होकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने नौजवानों के लिए आवाज ना उठाई हो। कोई ऐसा दिन नहीं गया उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में, पुलिस की भर्ती में, दरोगा की भर्ती में, सेक्रेटरी पटवारी की भर्ती में, उत्तर प्रदेश में जो जुर्म हो रहा है मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, जिसकी आवाज उठाने का मैंने हर दिन काम किया है। आप महसूस कीजिए, मैं तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ताकत से अदा कर रहा हूँ। अगर आप भी इसमें थोड़ा सा योगदान कर दे तो बात आगे बढ़ जाएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र की डबल की सरकार लगातार डिजिटल कर रही है, तो आप ये महसूस करो, जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालीन महापुरुष आपको आरक्षण के नाम का हथियार देते गए थे, जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, निजीकरण हो जाएगा, सारा प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, तो फिर आपके बच्चों को, बाल को, प्रजापति को, कश्यप को,
सैनिक को, मौर्य को, साके को, कुशवाहा को, जाट को, मुगल को, कुर्मी को, यादव को, बघेल को, निषाद को, चमार को, वाल्मीकि को, पारसी को, कोरी को, खटीक को, भालू के बच्चों को कौन कुर्सी में बैठने देगा? आज भी देश में क्या बराबरी है, आज भी देश में समानता है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, हमें अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। और आप महसूस करो, ये लोकतंत्र ना होता तो क्या आज ये अवसर पैदा होते कि भाई शाहिद आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे संघर्ष कर रहे होते। एक समय था कि पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते थे, एक समय था जिनके परिवार में नेता होते थे वो लोग चुनाव लड़ते थे, एक समय था जिनके घर में राजशाही की धरना थे वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन मेरे गुरु मानव काशीराम साहब ने गांव-गांव जाके और बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करके ये दिन आज संभव कर दिया है कि हम भी अपनी वोट की ताकत से अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकते हैं, हम भी अपनी वोट की ताकत से अपनी ताकत बना सकते हैं। मेरे मन में तो बहुत कुछ करने को है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसको करके भी दिखाएंगे। आपके सामने चुनौतियां बहुत है। आप ये देखिए, अगर कोई सामान्य विधायक सवाल करता है तो पुलिस की सख्त व्यवस्था होती है और पुलिस अपने आप कोई परेशानी न खड़ी हो जाए उसको संभालने का काम करती है। लेकिन यहाँ देखिए, जिस सांसद पे 4-4 बार गोली चली हो, जिसको केंद्र सरकार ने वाइट प्लस की सुरक्षा दे रखी हो, यहाँ के नेताओं के इशारे पे यहाँ के पुलिस के कर्मचारी किस तरह आपका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी आपके कंधों में है कि आपको अपनी सभा को सफल कराना है और हर तरह की परेशानियों का सामना करना है। मैं इन सब से घबराने वाला नहीं हूँ, मैं इन सब से डरने वाला भी नहीं हूँ। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, जिनका राज होता है उनकी पुलिस होती है। आपको पुलिस मजबूर है, वो करना भी चाहे मन से, लेकिन सरकार में बैठे नेता करने नहीं देते हैं। सरकार में बैठे नेता उनको डराने का, दबाने का काम करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को भी सही तरह निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर योद्धाओं को, वरिष्ठ साथियों को, जिन्होंने अपने आप पुलिस की गैर मौजूदगी में पुलिस से ज्यादा बेहतर काम करने का काम किया। मैं ऐसे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खुद से इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया। आप देखिए, चारों तरफ अंधकार है। अभी 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप ये मुझे बताओ, आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? बाबा, किसका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? गरीब का, अमीर का, मजदूरों का, मालिकों का, पैसे वालों का या मेहनत करने वालों का? आप ये बताओ, जब ये 27,000 स्कूल बंद होंगे तो किसका रास्ता बंद होगा? आप बताओ, अमीरों का या गरीबों का, मजदूरों का या मालिकों का, संघर्ष करने वालों का या पूंजीपतियों का? आप महसूस करो, 27,000, जिस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जिन्होंने जिस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा, उस देश में ये सत्ता में बैठे लोग जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और जो लोगों को डराने के लिए कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो एक बात नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब का बच्चा नहीं घुस सकता है। हम सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय इन सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम करेंगे, जिससे गरीब का बच्चा बेहतर से बेहतर एजुकेशन लेके आगे बढ़ने का काम करे। ये सत्ता हथियार है, इसका भी मैं आपको एहसास कराऊंगा। लेकिन आप महसूस करो, मैंने कल ही पत्र लिखा था, 1,42,000 सरकारी नौकरियां अध्यापकों की है। आपके दलित पिछड़े वर्गों के बच्चों को उसमें लगभग 49% रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 1,40,000 में से लगभग 70,000 नौकरियां आपके घरों में आएंगी। 70,000 नौकरियां आपके घरों में आ जाए, इसलिए सरकार स्कूल बंद कर सकती है, लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती। दिल्ली कभी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है। मैं आपको एहसास कराता हूं कि सत्ता क्या है। बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, जैसे सोने के कारोबार हो,
वही 4 करोड़ रुपए ये पैसे वालों के, पूंजीपतियों के, बिजनेसमैनों के 2 पतियों की बात करते हैं। अगर 10,000 रुपए का बिल नहीं दोगे तो आपका कनेक्शन इनके लोग आपके काट देंगे और आपको अंधेरे लगाम व्यतीत करनी पड़ेगी। ये सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ कर रही है। जहां एक तरफ आप महसूस करके देखो नौजवानों, मेरी माँ बहनों, बड़े बुजुर्गों, कि सत्ता के दम पे आज गरीबों को कुचला जा रहा है। जिन बस्तियों में 70-70 साल से आप रह रहे हो, जिन जमीनों को संघर्ष करके, मेहनत करके आपने रहने योग्य बनाया, आज कोई भी नोटिस आ जाता है कि ये कॉलोनी अवैध है, ये बस्ती अवैध है, ये मकान अवैध है, इनको बुलडोजर से गिराया जाएगा, जल्दी से जल्दी अपना सामान समेट लो। सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। लेकिन ये निकम्मी सरकार गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पेट्रोल के दाम सरकार तय करती है, डीजल के दाम सरकार तय करती है, अच्छे स्कूल कहाँ बनेंगे सरकार तय करती है, अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे सरकार तय करती है, उद्योग धंधे कहाँ लगेंगे सरकार तय करती है, नौकरी रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करती है, अपराध होने पे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करती है, विकास होगा नहीं होगा, सड़कें बनेगी नहीं बनेगी, पानी साफ सुथरा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज सरकार तय करती है और सरकार हमारे वोट से बनती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, हम 10 रुपए का सामान लेने जाते हैं तो सामान को कई बार परख कर देखते हैं कि सामान खराब तो नहीं है, सामान बेकार तो नहीं है, सामान टूटा तो नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए की वोट डालने जाते हैं, करोड़ों रुपए से कीमती